नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एलियंस हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। हमने आज तक किसी एलियन को नहीं देखा, पर ये हमारी कल्पनाओं में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। कभी हम इन्हें अपने जैसे दो हाथ पैर वाला समझते हैं, तो कभी हमसे बहुत ज्यादा लंबे तगड़े जीव की तरह इनकी कल्पना करते हैं। कभी ये हमसे छोटे होते हैं, पर फिर भी इनकी आंखें, चेहरे, चाल ढाल इंसानों से ही प्रेरित होते हैं। पर क्या सच में कभी ऐसे जीव मिलेंगे जिनकी हम कल्पना करते हैं? सही मायने में यदि कहा जाए तो अगर हमें कोई छोटा सा कीटाणु या जीवाणु भी अगर किसी ग्रह पर मिल जाएगा, तो वो भी हमारे लिए एक एलियन ही होगा। जिस तरह के जीव हम अपनी कल्पनाओं में एलियन को लेकर बनाते आए हैं, वैसे जीव किसी ग्रह पर होने के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए होता है, जो हमें आज तक कहीं पर भी नहीं मिला। जैसे पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे और सारे शाकाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे, और फिर वो जीव भी खत्म हो जाएंगे जो मांसाहारी हैं, क्योंकि उन्हें मांस नहीं मिलेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं बचेगी, जिससे ये पृथ्वी एकदम मंगल ग्रह के जैसे वीरान, बेजान और सूखी नजर आएगी। परंतु जिन ग्रहों पर हम जीवन की तलाश कर रहे हैं, वहां पर हमें पानी या पेड़ पौधे तो नहीं मिले, पर वहां पर ऐसे जीव अवश्य मिल सकते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर आरंभिक काल में रहे होंगे। यानी इस अंतरिक्ष की दुनिया में जीवन ने अभी अभी कदम रखा होगा, और आने वाले समय में शायद वहां भी पृथ्वी की तरह न सही पर जीवन हमें घूमता हुआ दिखाई दे जाए। ऐसी ही एक तलाश में आज हम जाने वाले हैं हमारे सौरमंडल के उस बौने ग्रह पर, जिसे कभी नौवां ग्रह कहा जाता था। तो आज हम एक लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। तो यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी सहित सूर्य का चक्कर लगाते हुए कुल 9 ग्रहों की संख्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 16 साल पहले तक यानी कि 2006 तक ग्रहों की संख्या 8 नहीं बल्कि 9 थी। यह 9वां ग्रह था प्लूटो, जिससे 2006 में ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। आखिर क्या कारण रहा कि प्लूटो से दर्जा वापस ले लिया गया, जबकि प्लूटो पर की गई कुछ स्टडी बताती है कि उसके पास वो सब कुछ है जो एक प्लेनेट के पास होना चाहिए। प्लूटो हमेशा से हमारे लिए एक मिस्टीरियस रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लूटो ही हमारा खोया हुआ नौवा ग्रह है? आइए जानते हैं प्लूटो के बारे में वह चीज जो वैज्ञानिकों के लिए इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। इस समय प्लूटो एक बौना ग्रह है, लेकिन 1930 में जब इसे खोजा गया तब इसे सोलर सिस्टम का नौवा ग्रह कहा गया। 1930 से लेकर 1990 तक पूरी दुनिया पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ प्लूटो को नौवा ग्रह मानने पर यकीन करने लगी। लेकिन 1990 के बाद जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में तेजी आई, हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में नई नई जानकारियां मिलने लगी। इस नई जानकारी के साथ एक प्लेनेट के रूप में प्लूटो की पहचान भी खतरे में आने लगी। प्लूटो से उसकी पहचान क्यों वापस ले ली गई, ये जानने से पहले इस ड्वार्फ ग्रह के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्लूटो एक कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। नेपच्यून ऑर्बिट से बाहर के एरिया को कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में प्लूटो की तरह हजारों ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उस क्षेत्र में प्लूटो सबसे बड़ा है। ऑर्बिटल पोजीशन के आधार पर सूरज और प्लूटो के बीच की दूरी बदलती रहती है, लेकिन इन दोनों के बीच के एवरेज दूरी को 5.9 बिलियन किलोमीटर या फिर 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वह दूरी है जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। सूरज और प्लूटो के बीच की इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसी लाइट को प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं। यानी कि आप दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, कहां 8.5 मिनट और कहां 5.5 घंटे। एक प्लेनेट के हिसाब से प्लूटो का साइज काफी छोटा है। इसका कुल डायमीटर 2376 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी के चांद से भी कम है। हमारे चांद का डायमीटर 3475 किलोमीटर है। डायमीटर के हिसाब से देखें तो प्लूटो ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है, लेकिन फिर भी ये लगभग 7 दशक तक एक प्लेनेट की कैटेगरी में बना रहा। प्लूटो के पास अपना एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन ये काफी ज्यादा पतला है, क्योंकि प्लूटो का एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। प्लूटो जब सूरज के करीब आता है तब इस पर मौजूद कुछ बर्फ पिघलकर गैस के रूप में आ जाती है, जिससे इसके थिन एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। और जब प्लूटो सूरज से दूर चला जाता है तब ये एटमॉस्फेयर कोलैप्स कर जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण यह बर्फ एक बार फिर से गैस की बजाय ठोस में बदल जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस बर्फ के रूप में जमा होती हैं और ये स्नोफॉल की तरह प्लूटो पर गिरने लगती हैं। हमारा ये छोटा प्लेनेट सूर्य की काफी दूरी पर मौजूद है
और इसी वजह से यहाँ का तापमान भी बहुत कम है। प्लूटो का एवरेज तापमान -232 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतने कम तापमान में लाइफ का किसी भी फॉर्म में यहां सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है। इतने कम तापमान में अगर प्लूटो पर पानी भी मौजूद होगा तो वह भी बर्फ के रूप में पत्थर की तरह मजबूत होगा। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि प्लूटो के पास समुद्र भी मौजूद है। कुछ अध्ययन तो इस और भी इशारा करते हैं कि प्लूटो का इंटीरियर इसके आउटर पार्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म है। तो इस बेसिस पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्लूटो के पथरीली बर्फ के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और कौन जानता है कि इस पानी में किसी तरह का जीवन मौजूद हो। प्लूटो तो खुद एक छोटा सा बौना ग्रह है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे इस बौने ग्रह के पास भी खुद के 5 चांद हैं जो प्लूटो का चक्कर लगाते हैं। इसका बड़ा चंद्रमा शैरन साइज के मुकाबले में प्लूटो का लगभग आधा है। प्लूटो और शैरन के बीच की दूरी लगभग 19,640 किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर हमारे चांद की दूरी हमसे इतनी नजदीक होती तो शायद वहां पर लोग बस गए होते और यहां से फ्लाइट से आना जाना भी हो रहा होता। शैरन के अलावा प्लूटो के चारों मून्स काफी छोटे हैं और उनकी चौड़ाई भी 160 किलोमीटर से कम ही है। हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करती है, लेकिन प्लूटो को सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में 248 साल का समय लग जाता है। 1930 के बाद से प्लूटो सूरज के अराउंड अपना एक ऑर्बिट भी पूरा नहीं कर पाया है। इसका पहला ऑर्बिट 2071 में पूरा होगा और उस समय तक हम शायद नहीं होंगे। क्या पता तब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए प्लूटो तक पहुंच भी चुके होंगे। प्लूटो जो कि अपनी एक्सिस पर 57 डिग्री तक झुका हुआ है, इस वजह से यह अपने एक ही साइड पर स्पिन करता है। प्लूटो को एक स्पिन पूरा करने में 153 घंटे लगते हैं। प्लूटो का एक दिन अर्थ के 6.5 दिन के बराबर होता है। प्लूटो की स्लो स्पिनिंग की वजह यह है कि प्लेनेट सूरज से काफी दूर है। इस वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। प्लूटो की कंपोजिशन की बात करें तो इसका सरफेस मीथेन एंड नाइट्रोजन से बना है, जो कि बर्फ के रूप में वहां पर जमे हुए हैं। सरफेस के नीचे प्लूटो में वाटर आइस मौजूद है। जैसे कि हम धरती में ड्रिल करके पानी निकाल लेते हैं, वैसे ही प्लूटो में नीचे बर्फ जमी हुई है, क्योंकि वहां का तापमान बहुत कम है, इसलिए जमीन के नीचे भी वहां पर बर्फ है। इसके बाद इसका कोर बड़ा रॉकी है। हमारे अर्थ के बाद प्लूटो पर भी माउंटेन वैलीज, प्लेस एंड क्रेटर मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर समतल भूमि भी है, यहाँ पर पहाड़ भी हैं और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं, जो हमारी पृथ्वी पर समुद्र के रूप में मौजूद हैं। प्लूटो के पहाड़ पानी के बड़े बड़े ब्लॉक से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें फ्रोजन वाटर के साथ फ्रोजन गैसेस भी मिले हुए हैं। प्लूटो पर 600 किलोमीटर तक लंबी वैलीज भी हैं और साथ ही 260 किलोमीटर तक के डायमीटर वाले गहरे गहरे गड्ढे भी इस प्लेनेट पर खोजे जा चुके हैं। जब प्लूटो को खोजा गया था तब ये सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह था, जबकि आज इसे प्लेनेट नहीं कहते। तो आइए जानते हैं अब आखिर क्यों प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और क्यों यह वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत ही जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। 1930 में जब प्लूटो को खोजा गया तब इसमें हर वो चीज दिखाई दी थी जो एक प्लेनेट में होनी चाहिए। इसी वजह से इसे प्लेनेट के रूप में मान्यता मिल गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई और हम आउटर सोलर सिस्टम के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता करने लगे, साल 1992 में माइनर प्लेनेट 15,760 एल्बियन की खोज की गई। प्लूटो और शैरन के बाद कुइपर बेल्ट में डिटेक्ट किया जाने वाला यह तीसरा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट था। इसका डायमीटर 108 से लेकर 167 किलोमीटर के आसपास है। इसे खोजे जाने के बाद कुइपर बेल्ट के उस खास पार्ट ऑफ स्पेस में लगभग 2000 बॉडीज की खोज की गई। इसके अलावा पूरे कुइपर बेल्ट में हजारों ऐसी बॉडीज मिली जिनका डायमीटर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा था। और फिर 2005 में एरिस की खोज की गई, जिसका डायमीटर 2326 किलोमीटर है। डायमीटर में ये प्लूटो से थोड़ा ही छोटा है और ये प्लूटो से कई गुना ज्यादा भारी है। एरिस से पहले प्लूटो जैसे जो भी ऑब्जेक्ट मिले थे वो सभी कुछ हद तक प्लूटो से छोटे थे। इस वजह से वैज्ञानिक खामोश रहे। लेकिन जब प्लूटो जितने एरिस की खोज हुई तब वैज्ञानिकों में बहस शुरू हो गई कि क्या सचमुच प्लूटो एक प्लैनेट है। तो फिर कुइपर बेल्ट में उस जैसे सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स हों तो क्या उन सभी को हम प्लैनेट मान लेंगे? उठते हुए सवालों के बीच साल 2006 में पैराग्वे में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक जनरल असेंबली बुलाई गई। इस असेंबली में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के रूप में परिभाषित करने के लिए 3 क्राइटेरिया सेट किए गए। नंबर 1, ऑब्जेक्ट सूरज का चक्कर लगाता हो। नंबर 2, ऑब्जेक्ट
हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका हो, यानी कि उसका शेप स्फेरिकल या नियर स्फेरिकल हो। तीसरा, ऑब्जेक्ट अपने आसपास के एरिया को खाली कर चुका हो, यानी वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनली डोमिनेटेड हो। पहली तीनों शर्त तो प्लूटो पूरी करता है, लेकिन तीसरी शर्त में प्लूटो फेल हो गया, क्योंकि प्लूटो ग्रेविटेशनली डोमिनेटिंग नहीं है। इसके नेबरहुड में कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, जिस वजह से 2006 में प्लूटो को प्लेनेट के दर्जे से नीचे उतार दिया गया और इसे एक ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। और उसके बाद हमारे प्लेनेट की संख्या फिर से 8 हो गई और अब प्लूटो के लिए फिर से फुल साइज प्लेनेट का दर्जा हासिल करना बहुत मुश्किल है। और वैज्ञानिकों को यह प्लूटो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बर्फ में कहीं न कहीं जीवन मौजूद है। इसके गर्भ में पल रहे पानी के अंदर कहीं न कहीं जीवन मौजूद है, और हो सकता है आने वाले समय में हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जो हमें बाकी के सभी 8 ग्रहों को छोड़कर प्लूटो पर दिख सकता है, यानी कि हमें प्लूटो पर जीवन दिख सकता है। और इस जीवन के साथ ही प्लूटो को एक बार फिर से बौने ग्रहों की श्रेणी से निकालकर शायद कोई नई श्रेणी में रखना पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रह बाकी ग्रहों और बाकी के क्षुद्र ग्रहों से बिल्कुल अलग है। तो क्या आप भी मानते हैं आने वाले समय में प्लूटो कुछ ऐसा करके दिखाने वाला है, जिसके बाद यह बाकी के अन्य ग्रहों के बाद एक ऐसे ग्रह के रूप में सामने आएगा जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन से भरा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।